स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी को आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत कुछ गेन करने वाले हैं। बेसिकली बहुत सा एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगस्त स्टार्ट हो चुकी है और अगस्त का फर्स्ट वीक निकल चुका है। 2024 के यूपीएससी आईएएस एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं, तो क्या हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं या अभी भी हम अगर चाहें तो अपने सिलेबस को मैनेज कर सकते हैं? तो दोस्तों देखो, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं कि आप लेट हैं या नहीं हैं, ऑनेस्टली और बहुत ही ब्लंट होकर अगर बताऊं तो देखो यार, थोड़े लेट तो हो, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर हम इस बात को एक्सेप्ट करके अपनी आगे की रणनीति को तैयार करेंगे तो चांसेस हैं कि हम बचे हुए समय को सही से मैनेज करके 2024 के लिए रेडी हो सकते हैं। और वही चीज़ आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो आज के सेशन का बेसिकली एजेंडा ये होने वाला है कि हमने देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, व्हाट टू कवर, ठीक है, व्हाट डू वी नीड टू कवर, राइट। इसके लिए सोर्सेस, सारी की सारी बुकलेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो एकदम शानदार तरीके से खुद से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पता लगेगा, राइट। इसी के साथ साथ किस प्रकार से टाइम मैनेज किया जा सकता है या हर एक कंपोनेंट को कितना समय देना चाहिए, कितने डेज देने चाहिए। एंड सबसे क्रूशल चीज, ये सब कुछ कर लो उसके बावजूद भी एक चीज है वो कई लोग मिस कर देते हैं, वो समझ नहीं पाते। टेस्ट सीरीज की बात नहीं मैं कर रहा, ठीक है, देयर इज समथिंग एल्स। वो एक चीज है जो मिस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एग्जाम में दिक्कत आती है। एग्जाम में क्लियर करना उसको मुश्किल हो जाता है। क्लियर करना छोड़ो, सिलेबस को ही पूरा करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस बारे में चर्चा होगी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लो, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि अगर यूपीएससी की वेबसाइट पर आप जाएंगे, यू हैव टू गो टू यूपीएससी वेबसाइट, वहां पर आपको उनका कैलेंडर मिलेगा, ठीक है। एनुअल कैलेंडर वो पहले से निकाल देते हैं। तो 2024 के कैलेंडर के हिसाब से आपके यूपीएससी आईएएस एग्जाम 2024, इसकी शुभ तिथि कब है? 26 मई को, ठीक है। दिस इज 26 मई। आज क्या चल रहा है, आप मान लीजिए आप में से कई लोग 8 अगस्त को देख रहे होंगे, कुछ 9 को, 10 को। तो लेट्स से कि 8 टू 11 अगस्त के बीच में आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अगस्त के महीने में आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अब से लेकर अगर आप 26 मई तक के टाइम को निकालें तो यहां पर लगभग आपके पास 290 डेज बनते हैं, ठीक है। यू हैव 290 डेज विद यू। व्हाट डज दिस मीन, ठीक है। साल में कितने दिन होते हैं? 65 दिन। यानी कि 75 डेज आप ऑलरेडी लूज कर चुके हो। क्योंकि देखो ऑनेस्टली जो हाल हो चुका है यूपीएससी आईएएस एग्जाम का, वहां पे कम से कम 1 साल की प्रिपरेशन जरूरी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी 75 डेज लूज हो चुके हैं। एंड इन 290 डेज में से आपको क्या लगता है कि ये 290 दिन, 290 के 90 आप पढ़ पाओगे? नहीं। प्रैक्टिकल होना जरूरी है। बहुत से एस्पिरेंट ये गलती करते हैं, दे आर नॉट प्रैक्टिकल, दे आर मेकिंग टाइम टेबल, ऐसा अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बना देते हैं कि मतलब उनके लिए सांस लेने का भी टाइम नहीं है उसमें। और होता ये है, वो टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, टारगेट कंप्लीट नहीं होता, अगले दिन उस गिल्ट की वजह से जितना कर सकते हैं वो भी कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंटली एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है और जो उनकी कैपेसिटी है उससे काफी कम आउटपुट वो निकाल पाते हैं। अब इस चीज से बचने की जरूरत है। तो 290 डेज में से आप ये मान के चलिए कि प्रैक्टिकली यू हैव 250 डेज। यार बड़े काम होते हैं यार। कभी किसी रिश्तेदार की, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिश्तेदार की शादी हो जाती है, ठीक है, घर में कभी ज़रूरत पड़ जाती है आपकी। कई बार वैसे ही एक थोड़ा सा लो इंसान फील करता है तो उसमें भी कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। तो लगभग मान के चलिए कि 290 दिनों में से 40 दिन ऐसा हो सकता है कि आपकी उतनी आउटपुट ना निकल पाए, ठीक है। अब 250 दिन आपके पास रह गए हैं, राइट। इन 250 दिनों में क्या पूरे के पूरे यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है? लेट अस सी कि हमने तैयार क्या करना है, उसके बाद ये जवाब आप खुद मुझे देंगे। देखो यार, आगे बढ़ने से पहले फटाफट आपको बता दूं कि आई एम स्टडी IQ फैकल्टी, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी और कोचिंग कराते हैं। मैंने खुद ने 2 बार मेंस यूपीएससी के और कई बार ये स्टेट पीसीएस के मेंस लिखे हुए हैं, हरियाणा, ठीक है। HCS का रिसेंट जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आई हैड पार्टिसिपेटेड, राइट। सो आई हैव अ डिसेंट एक्सपीरियंस, सो यू कैन गेट इन टच विद मी इस टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। यहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आईएएस एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो उसकी गाइडेंस आप पा सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ कॉमन क्वेरीज को मैं इस चैनल पे, ठीक है, ये एक ग्रुप बना रखा है, चंदन लर्निंग आपको सर्च करना है। यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको CS लाइव ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। ग्रुप का नाम CS लाइव है, ठीक है। चंदन लर्निंग सर्च करने से भी ये मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ और कॉमन क्वेरीज यहाँ पर एड्रेस हो जाती हैं। इंस्टाग्राम पर मैं यहाँ पे हूँ, तो कई बार कॉल्स वगैरह अगर हमने जुड़ना होता है कॉल्स में, तो वो हम प्लान करके कोऑर्डिनेट करके इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाते हैं। एंड यहाँ पे भी आपकी तैयारी से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर भी जरूर कनेक्टेड रहिएगा। हैविंग सेड दैट, अब देखते हैं हमने कवर क्या करना है। देखो यार, कवर करने को ना है बहुत कुछ। फॉर एग्जाम्पल, जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा, ये उनके लिए खासकर है। GS1 को सबसे पहले देखते हैं और याद रखिएगा कि आपके पास डेज क्या हैं,
250 डेज हैं, यू हैव 250 डेज विद यू। GS1 एक बहुत ही क्रूशल पार्ट है यूपीएससी आईएएस की तैयारी का, रीजन बीइंग कि ये काफी हद तक स्टैटिक रहता है। स्टैटिक का मतलब कि इसमें करंट अफेयर्स की प्रोपोर्शन काफी कम रहती है, करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता, काफ़ी कम रहता है। क्यों? क्योंकि देखो हिस्ट्री जैसा बहुत वास्ट कंपोनेंट इस पार्ट में आता है। हिस्ट्री के अंदर भी अगर हम देखें, करंट अफेयर्स भले ही इसमें ना आता हो, बट उसके बावजूद भी ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है। इसमें मॉडर्न इंडिया है, एंशियंट एंड मिडीवल इंडिया है, एंड आर्ट एंड कल्चर भी यहीं पे मौजूद है, राइट। इसी के साथ सोसाइटी, GS1 में सोसाइटी भी आता है, तो सोसाइटी के सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और भी कई कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन क्या है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इनकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दिस आप जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें सोशल इश्यूज टाइम टू टाइम कवर होते हैं। अगर आप सबको नहीं पता तो मेरी इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज़ है, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर में से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ना केवल डिस्कस करता हूँ बल्कि उनका एनालिसिस होता है। हम न्यूज़पेपर के बियॉन्ड तीसरी आंख से सारी चीज़ें देखते हैं, तो कई सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं वहाँ पे बताता हूँ, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसमें सोशल इश्यूज टाइम टू टाइम आते रहते हैं, इसके ऊपर भी सवाल बन जाता है, या फिर किसी दूसरे सवाल में इनडायरेक्टली इन करंट अफेयर्स का यूज़ हो जाता है। इसके बाद ज्योग्राफी आता है, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या है, ये मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर नहीं है। ज्योग्राफी में आपके पास इंडियन ज्योग्राफी आएगा, ठीक है, देन आपके पास वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगा, राइट। और इन दोनों कंपोनेंट्स में फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, एक होता है रिसोर्स ज्योग्राफी, ठीक है, बोथ वर्ल्ड एंड इंडिया, राइट। इसी के साथ साथ कुछ एस्पेक्ट्स डिजास्टर मैनेजमेंट के भी होते हैं, लेकिन ये GS3 का पार्ट है, एंड एनवायरनमेंट के भी कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर कवर किए जाते हैं। तो ये GS1 का आपका सिलेबस है। GS2 में पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस। पॉलिटी के अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बेसिक फीचर्स, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, कौन से हमारे गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सिलेबस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। आप चाहें तो मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप यूपीएससी पे भी जाके सिलेबस को देख सकते हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो इस प्रकार से ब्रॉड कैटेगराइजेशन इस तरह से हो सकती है। तो पॉलिटी में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और इनसे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस और मैकेनिज्म्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, मैकेनिज्म्स एंड एनी अमेंडमेंट दैट हैपेंस। आपको पता है मॉनसून सेशन चल रहा है, तो पॉलिटी के करंट अफेयर्स इस वक्त सबसे ज्यादा है, ठीक है। आज ही हमने देखा था कि किस तरह से नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल, जो पहले एक ऑर्डिनेंस था, उसको एक बिल के थ्रू राज्यसभा में भी पास कर दिया गया, अब वो एक्ट बनेगा। ये क्या है, करंट अफेयर है, तो यहाँ पे करंट अफेयर आ जाता है, तो ये भी पॉलिटी को काफी बढ़ा देता है, ठीक है। विद इन वन कॉम्पोनेंट भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सोशल जस्टिस में क्या है, वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत क्या है, उड़ान स्कीम ये क्या है, खेलो भारत ये क्या है, ये अलग अलग स्कीम्स हैं जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज के लिए बनाई जाती हैं। इनकी कुछ स्पेसिफिक्स होते हैं और इनका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या है वो सब समझना है, उसका क्यों पर्पस है, क्यों निकाला सरकार ने, क्यों खर्च रही है पैसा। फिर इनसे रिलेटेड डिबेट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। स्कीम्स को आप स्कीम बोलो या फ्री भी बोलो, क्या बोलोगे, रेवड़ी कल्चर, ये प्रॉब्लम चल रही है, क्या ये करंट अफेयर्स, कैसे करोगे इसको, ठीक है। ये हमारे सिलेबस का बड़ा क्रूशल पार्ट है। फिर सोशल जस्टिस के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस में क्या जाता है, कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये होता क्या है, इनका क्या पर्पस है, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स, कुछ प्रेशर ग्रुप्स जरूरी होते हैं सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, रिफॉर्म्स लेके आने के लिए। उसके बाद सोशल सेक्टर, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कुछ नेसेसरी इंटरवेंशन होनी चाहिए सरकार की, वो क्या है, ठीक है। तो इस सोशल जस्टिस के साथ साथ ये हमारी गवर्नेंस का भी पार्ट बन जाता है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन, ये स्कीम्स का भी पार्ट है। सोशल सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं उसका भी पार्ट बन जाता है, हेल्थ का पार्ट बन जाता है। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं, जिसमें बायलैटरल रिलेशंस, दूसरे देशों के साथ हमारे जो नॉर्मल रिलेशन चलते हैं, और इंटरनेशनल एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस, इनको कवर करना है। अभी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, बुक्स बड़ी जल्दी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक्स को देखिए, ऐसा नहीं कि बस क्या ही बता रहे हो सर, ये तो हमें पहले से पता है, बुक्स अभी पता लगेंगी, एक एक सोर्स बताऊंगा कि कहाँ से क्या चीज़ कवर कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन सबसे क्रूशल चीज़ जो है ना, एग्जाम देखो बुक से नहीं, कुछ और करना पड़ता है, वो अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। GS3 में आपको पता है इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, इसी के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, ये भी GS3 का पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम प्रीलिम्स के सिलेबस को देखें ना, वो तो बहुत ही प्रिसाइज सा है, उससे कुछ पता नहीं लगेगा। मेंस के सिलेबस को देख के हमें क्लैरिटी मिलती है कि किस तरह से हमने टॉपिक्स को प्रोसीड करना है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि एक एक GS, ठीक है, GS 1, 2, 3 सबके कितने मार्क्स हैं, 250 मार्क्स, इतना सारा सिलेबस है, ठीक है। और GS 4 के ऊपर तो आया नहीं मैं अभी,
GS4 में देखो क्या क्या है, पहले बेसिक्स आपको क्लियर करने हैं अपने। GS4 में बेसिक्स कैसे क्लियर होंगे, एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस, किस चिड़िया का नाम है भाई ये, वो समझना पड़ेगा। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, बड़े एक जैसे दो जुड़वा भाई जैसे लगते हैं ये। एप्टीट्यूड एटीट्यूड क्या फ़र्क है इसमें, आपका एप्टीट्यूड क्या बताता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट CSAT, व्हाट इज एप्टीट्यूड। एटीट्यूड क्या है कि भाई अपना एटीट्यूड सही कर लो, तू मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, क्या मतलब है इसका। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जब तक नहीं पता होंगे तब तक एथिक्स के आंसर्स लिखे नहीं जाते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट, इनके बारे में भी नॉलेज चाहिए। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक सर्विसेज की वैल्यूज, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं आपके रोजमर्रा के जीवन में जो आपकी पब्लिक सर्विस को भी इंपैक्ट करेंगे। प्रोबिटी इन गवर्नेंस, निष्पक्ष रहना, करप्शन ना करना, जिसको जो जरूरत है वो प्रोवाइड करवाना। सिविल सर्विसेज बन रहे हो यार, देश की बागडोर आपके पास होगी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉरल थिंकर्स, और उसके बाद ये सारी चीज़ें पता होंगी तो इनकी एग्जाम्पल्स केस स्टडी में कोट की जा सकती है, क्योंकि केस स्टडी बड़ी सिंपल सी आती है, उसमें सभी को पता होता है कि क्या चीज़ करनी है, ज़रूरी है। लेकिन एग्जामिनर कन्विंस होना चाहिए कि सिर्फ पेपर लिखने के लिए नहीं आप बता रहे कि बूढ़ी अम्मा है, उनको मदद की ज़रूरत है इसलिए आप कर दोगे मदद, नहीं। ये बताना पड़ेगा कि किस वजह से, कि एक ऐसी केस स्टडी आई थी कि आप रास्ते में अपना UPSC का एग्जाम देने जा रहे हो, राइट, आपने 5 अटेम्प्ट दे दिए, ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है, इंटरव्यू कॉल है, इंटरव्यू तक पहुंच चुके हो, आपका मेंस का एग्जाम भी अच्छा हुआ है और इंटरव्यू आप फेस करने जा रहे हो, वहां पे रास्ते पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो इंसान, अगर आप उसकी हेल्प नहीं करोगे कोई और हेल्प नहीं कर सकता, वो इंसान मर सकता है और सिर्फ आप ही हो जो उसे बचा सकते हैं, तो क्या आप इंटरव्यू छोड़ दोगे उसके लिए, क्या लिखोगे भाई, कैसे जस्टिफाई करोगे। तो ये तरीके हैं, इसमें कुछ मॉरल थिंकर्स की बातें हम समझेंगे, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस को समझेंगे, प्रोबिटी, पब्लिक सर्विस वैल्यूज, इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद ये सॉल्व हो पाएगा। आपका एटीट्यूड कैसे है, ये खुद को एथिक्स करोगे ना, खुद को समझ आएगा कि कैसे जान सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी आप समझ सकते हैं कि 250 दिनों में यार कवर करने को बहुत कुछ है। अब ये करें कैसे, कैसे करें भी कवर। तो इसमें देखो सीधी सीधी स्ट्रैटेजी आपको एक बताता हूँ, बड़ी ही सरल स्ट्रैटेजी, वेरी 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 सिंपल स्ट्रैटेजी आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है। स्ट्रैटेजी देखो दोस्तों ऐसा है कि इन 250 दिनों में से ना आप लगभग मान लो कि 150 टू 160 डेज, ठीक है, 150 टू 160 डेज आपको लगाने चाहिए अपने कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसमें से पता है आपको कि सवाल आते ही आते हैं और ठोक के भाव में आते हैं, पूरी हैवी क्वांटिटी में आते हैं, और उसका हिट रेट भी अच्छा होता है, रिटर्न भी अच्छा मिलता है, राइट। दूसरी चीज आपको ये समझनी है, ये आज समझ लो बात, जिसको समझ लग गई उसकी नैया पार हो जाएगी, जिसको समझ नहीं लगी वो जाए जहां से मर्जी तैयारी कर ले, प्रॉब्लम आएगी, साफ बता रहा हूं पहले। आप लोग क्या करते हो इन P2I बैचेज एज वेल, आप इतना डेप्थ में घुसने की कोशिश करते हो कि जितनी डेप्थ में आप जाना चाहते हो ना, उसमें सिलेबस 1 साल तो क्या 5 साल में भी ना कंप्लीट हो, इतनी डेप्थ में चाहिए ही नहीं UPSC को। अगर डेप्थ में जाना होता, सब कुछ ही हमें पता होता, तो क्या कट ऑफ 80 नंबर जा रही होती, 88 मार्क्स जा रही होती कट ऑफ, 92.5 जा रही होती कट ऑफ, 100 नहीं क्रॉस कर पा रही प्रीलिम्स की कट ऑफ, और ओवरऑल भी एग्जाम का अगर देखोगे तो उसमें 50% से कम है कट ऑफ। तो इसका क्या मतलब है कि हमें एक दायरा बनाना पड़ेगा, एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी, उस बाउंड्री में से जो नेसेसरी चीजें हैं, वॉट एवर इज नेसेसरी वो करना है। इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होगी हमें। मुझे कमेंट सेक्शन में आप एक बात का जवाब दीजिए सब जने आज, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने कोई एक चीज पढ़ी ही नहीं है तो क्या ये 100% सच है कि उसका क्वेश्चन अगर आया आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। मुझे बताओ, अगर आपने कोई चीज पढ़ी ही नहीं है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कॉमन सेंस से भी हो सकता है। तो क्या हर चीज पढ़नी जरूरी है, नहीं, बहुत सी चीजें कॉमन सेंस से होती है। ये कॉमन सेंस कैसे डेवलप होगी, इन कोर सब्जेक्ट्स की तैयारी से, इन कोर सब्जेक्ट्स के कोर टॉपिक्स के ऊपर एक्स्ट्रा एम्फेसिस दे के तैयार होता है। ये डेप्थ में जाने से आप कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे अपने लिए, और ये जो 250 दिनों में जिसमें हमने एफिशिएंसी लानी है उसमें होगा ये कि आपकी एफिशिएंसी डाउन होगी, गिल्ट आएगा, और भय के माहौल में आप एग्जाम में जाएंगे, जिससे लाजमी है कि एग्जाम में दिक्कत आएगी। फिर ये नहीं कर सकते हम, तो हमें बड़े तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। बाउंड्री तैयार कीजिए, बाउंड्री अपनी बना के रखिए। इस बाउंड्री के लिए आपको ये बाउंड्री का आइडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेगा, वहां से पता लगता है कि बाउंड्री कैसे बनती है, किस तरह के सवाल आ सकते हैं, और ये भी पता लग जाएगा कि देखो कुछ सवाल तो होंगे ही होंगे, अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसकी क्या हवा भी नहीं है, तभी तो कट ऑफ जा रही है। 200 में से कितनी, 100 भी नहीं टाप रही कट ऑफ, कितने सालों से, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज की और कम है,
राइट। तो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना है, थोड़ा ब्रॉड ऊपर से चीज़ों को देखना आना चाहिए, ठीक है। तो अब 150 टू 160 डेज हमने कोर सब्जेक्ट्स को देने हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से। हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले हिस्ट्री। हिस्ट्री हमारा सबसे कोर सब्जेक्ट है। इसके कितने पार्ट्स हैं, 3 मेन पार्ट्स हैं, एक चौथा पार्ट है। वैसे तो 5 पार्ट्स हो जाएंगे पर 4 को हम क्लब करते हैं। पहला मॉडर्न, दूसरा एंशियंट मिडीवल और कल्चर, ठीक है, एंशियंट मिडीवल और कल्चर। और उसके बाद आप या तो पोस्ट इंडिपेंडेंस थोड़ा सा समझ सकते हो, और एक वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है। अब इसमें देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री ये कहां पे आता है, मेंस में आता है, प्री में तो आता ही नहीं है। और मेंस में क्या बहुत सारा पेपर इसी में से आता है, नहीं। कितना पेपर आता है, 2 सालों में 3 सालों में एक बार सवाल आ रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन से सवाल आ ही नहीं रहे कई सालों से। अभी रिसेंटली 22 में आए थे, हो सकता है 23 में आ जाए, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि घुस जाना है, यूरोप की हिस्ट्री पढ़नी नहीं स्टार्ट कर देनी। सिलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ना जरूरी है, जहां से भी पढ़ो सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ो, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट मिडीवल कल्चर ये कोर कंपोनेंट है। प्री तभी क्लियर होगा अगर इन पर ग्रिप है, ठीक है। तो इसमें 20 दिन के आसपास 20 डेज आप मॉडर्न हिस्ट्री को अगर ढंग से दें तो कवर किया जा सकता है। लेकिन वही बात है, आप लोग डेप्थ समझते नहीं हो, बाउंड्री बनाते नहीं हो, पूरी की पूरी एक एक फ्रीडम फाइटर के, मतलब शाहरुख खान फादर, ही वॉज ऑल्सो फ्रीडम फाइटर, ठीक है, एंड आई रिस्पेक्ट हिम, ठीक है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें, हम श्रद्धांजलि भी देते हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो रेलिवेंट है, क्या वो इंपॉर्टेंट है, क्या उस पर सवाल बन सकता है, नहीं यार। तो फिर क्यों हर चीज के पीछे घुसना है, मेन स्ट्रीम चीजों को पकड़ना है, मेन स्ट्रीम चीजों को समझना जरूरी है, राइट। सो इसलिए 20 डेज में अगर आप कोर चीजों को पकड़ोगे, बिल्कुल पिन पॉइंट चीजों को तैयार करोगे, तो आप बड़े अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। 20 दिन में मॉडर्न इंडिया हो सकता है, मैंने करवाया हुआ है। ईपीएफओ के एग्जाम में मॉडर्न इंडिया आता है, 20 डेज में हुआ हुआ है वो, राइट। इसके बाद एंशियंट मिडीवल कल्चर, ये भी 20 डेज में हो सकता है। आप क्या करते हैं, मिडीवल इंडिया में एक एक डायनेस्टी के एक एक परिवार के मेंबर के बारे में जानना शुरू कर देंगे, वो नहीं करना होता भाई। कोर चीजें पकड़ो। अलाउद्दीन खिलजी, खलजी डायनेस्टी क्या थी, खलजी डायनेस्टी में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, अलाउद्दीन खलजी ने क्या क्या किया, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी में क्या डिफरेंस है, रजिया सुल्तान, उससे कोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ये बड़े आराम से हो जाता है। और एनसीईआरटी बैच जो मैंने स्टडी है क्योंकि कोर्सेज में P2I बैचेस के साथ एनसीईआरटी बैच कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, तो उसमें आपको मेरी हिस्ट्री की वीडियोस मिल जाएंगी एनसीईआरटी में भी। तो वहां पे एंशियंट मिडीवल एंड कल्चर ये कंप्लीट किया हुआ है हमने, बहुत जल्दी कंप्लीट इसको किया हुआ है। और जिस तरीके से मैंने एनसीईआरटीज कवर कराई है वहां पे, आई हैव गॉन अ लिटिल बियॉन्ड एनसीईआरटीज। तो वहां पे आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना चाहिए वो हो जाता है वहीं पे। तो 20 डेज में हम एंशियंट मिडीवल एंड कल्चर को भी कंप्लीट कर सकते हैं, इट्स ट्रू, राइट। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको हम अराउंड 30 डेज में दोनों कंपोनेंट्स को 15-15 दिन देके प्री के बाद भी इसको केटर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर अभी जो इन 250 दिनों में आपने करना है और 150 दिनों में कोर सब्जेक्ट्स होने चाहिए, इसमें से 40 दिन आप हिस्ट्री को देके चलेंगे कि 40 दिनों में हिस्ट्री यहां पर कंप्लीट करना है। इसके बाद पॉलिटी बहुत कोर, इसके बिना एग्जाम को क्रैक करना डिफिकल्ट है, प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पॉलिटी को हम देंगे 30 डेज। 30 डेज में लक्ष्मीकांत का भी निचोड़ निकाल कर हम तैयार कर सकते हैं 30 डेज में। मैंने 5 दिनों में भी लक्ष्मीकांत कवर की हुई है, लेकिन उसका राज है, हाउ वॉज आई एबल टू कवर लक्ष्मीकांत इन 5 डेज, बिकॉज आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स आई न्यू कि हर चैप्टर में से सार क्या निकलेगा। तो मैंने लक्ष्मीकांत की बुक को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया, पूरा पूरा दिन अपना उस बुक को पढ़ने में लगाया, ठीक है। एक दिन में एक सेक्शन, और एक सेक्शन में क्या था कि एक ऐसी स्टेज आ गई थी कि मैंने चैप्टर खोला, हाथ रखा और ऐसे याद किया, ठीक है। और फ्लो चार्ट बनाता गया कि इसमें ये बातें कही हैं, इसके फर्दर ये पॉइंट्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये होता है, उसकी ये पावर होती है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, और पूरे एक दिन में एक सेक्शन कंप्लीट हो रहा है। 5 सेक्शन में पूरी लक्ष्मीकांत कंप्लीट विद अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो ये एक्सपीरियंस से आ जाती है चीज, ठीक है। तो यहां पर तो फिर भी आपको 30 डेज दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो 6 बार मैं उस तरह से रिवाइज कर सकता हूं, है ना। तो आप भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन हाँ 30 डेज में अच्छे से एक बेसिक आपका अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इकोनॉमी आता है, इकोनॉमी भी कोर बन चुका है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसमें भी अराउंड 30 डेज आप दीजिए। 30 डेज में इकोनॉमी, जिसमें कि बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्कीम्स, ये अच्छे से आपका कवर हो सकता है। देन कम्स ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में अगेन 30 डेज आपको देने हैं। वर्ल्ड और फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से कवर हो सकती है। एंड इसके साथ साथ एनवायरमेंट को अगर आप 20 डेज देंगे तो आपका ज्योग्राफी और स्ट्रांग हो जाएगा। एंड ज्योग्राफी एनवायरमेंट दे आर रिलेटेड, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दिस डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स करने बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कितने दिन हो गए, 40 दिन हिस्ट्री को,
ठीक है, बताइए टोटल कितना हो गया। 40 डेज हिस्ट्री को, 30 डेज पॉलिटी को, ये बन गया 70, 30 डेज इकोनॉमी को 100, ठीक है, ज्योग्राफी को 30 डेज 130, एनवायरमेंट को 20 डेज 150। ठीक है, अब इसमें 20 दिन और ऐड कर देते हैं या 10 दिन और ऐड कर देते हैं, जिसमें एथिक्स का एटलीस्ट बेसिक हम कवर कर सकते हैं। एथिक्स का बेसिक, जिसमें ह्यूमन इंटरफेस, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें एटलीस्ट बेसिक कवर कर सकते हैं, ताकि केस स्टडी हम बाद में कर लें। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है प्रोवाइडेड हम एफिशिएंटली करें। रेलिवेंट चीजों को जब पढ़ोगे, इररेलिवेंट चीजों पर ध्यान कम दोगे या ऐसे डाइवर्स नहीं होगे, तो ये फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज द अप्रोच दैट यू हैव टू फॉलो। नाउ लेट मी टेल यू द रिसोर्सेज, किन रिसोर्सेज से आप इनको फॉलो कर सकते हैं, किन रिसोर्सेज से आपको इससे फायदा मिल सकता है। सो हियर इज द बुक लिस्ट। नाउ हिस्ट्री में 3 बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। कौन सी बुक हैं? स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्र एंड सोनाली बंसल। तीनों के अपने अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं। जैसे कि स्पेक्ट्रम में स्ट्रेंथ क्या है कि रेडी रेफरेंस डाटा इसका काफ़ी अच्छा है। बैक पेज खोलो, कांग्रेस के सेशंस एक जगह पे दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जनरल एक जगह पे दिए हुए हैं, राइट। इसी तरह से कुछ और चीज़ें, गवर्नर जनरल, उनकी लिस्ट एक जगह पे दी हुई है। तो लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। बिपिन चंद्र इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपको मेंस में लिखने वाले आंसर्स के लिए एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से मिल जाता है, डेप्थ में आप इवेंट्स को समझ पाते हैं। ठीक है, तो आपका एनालिटिकल पार्ट काफ़ी अच्छे से केटर हो सकता है बिपिन चंद्र में। एंड सोनाली बंसल में क्या है कि कुछ टॉपिक्स इवन बिपिन चंद्र में बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं, सोनाली बंसल में उन टॉपिक्स को स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर देने के साथ साथ कुछ टेबल्स मिल जाते हैं और प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज एंड मेंस के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 बुक्स आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, जो इसको कवर आपको 20 to 22 डेज, ठीक है, 20 दिन, लगभग 20 दिन के आसपास आपको ये कवर करना है। ठीक है, ये हो सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ये दिस इज डुएबल प्रोवाइडेड आप पिन पॉइंटेड चीज़ों को कवर करें। ठीक है, पिन पॉइंटेड चीज़ों की तरफ ध्यान दें। इसके बाद सोसाइटी के लिए दिस इज अ वेरी गुड बुक। ठीक है, पियर्सन पब्लिकेशंस की सेंथिल कुमार या एस रिजेश के द्वारा लिखी गई इंडियन सोसाइटी एक काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें अच्छे रिसोर्सेज हैं। लेकिन इस बुक को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि आप एनसीईआरटी ज़रूर देखें 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की। ठीक है, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की, उसमें इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी, इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये सोशोलॉजी ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए होती है, और वो भी मतलब इसका ये हिसाब है कि बेसिक है बहुत। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एज एन अगर ऑप्शनल आपने स्टार्ट किया तो उससे पहले ये पढ़नी ही पढ़नी है, अगर नहीं पढ़ी और ऑप्शनल स्टार्ट हो गया तो क्लास में बहुत चीज़ें ये डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया एंड अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट बुक्स रहने वाली हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स इससे इंप्रूव हो जाएंगे। इसी के साथ साथ एक मंथली कंपाइलेशन, ठीक है, मंथली कंपाइलेशन स्टडी IQ की भी आती है और भी इंस्टीट्यूशंस की आती है, तो वो फॉलो करनी है। ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज में 11th एंड 12th की सबसे इंपॉर्टेंट है। अब रिकमेंड देखो, नो डाउट किया जाता है 6 to 12th, बट 11th 12th की एनसीईआरटीज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट 11th 12th की एनसीईआरटीज हैं, आपका बेस यहीं से तैयार होगा, राइट। तो आपने अगर खुद के टाइम को यूटिलाइज ढंग से करना है तो 6 to 12th का आप कहीं से क्रक्स निकाल लो, ठीक है, उस समरी को पढ़ लो, लेकिन इन एनसीईआरटीज को आप बाय हार्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक बुक्स का काम करेंगी, राइट। तो ह्यूमन एंड फिजिकल ज्योग्राफी बोथ ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसी के साथ साथ एक जीसी लियोंग की बुक आती है, उसको पढ़ना है हमने, उसमें भी कुछ चीज़ें जो इसमें नहीं है वो वहाँ से कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी वहाँ से प्रिपेयर हो गई। और अगेन करंट अफेयर्स में हम जब एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स करते हैं तो उससे बहुत सी चीज़ें ज्योग्राफी की भी केटर हो जाती हैं, स्पेशली एनवायरनमेंट एंड समटाइम्स इकोनॉमी एज वेल। इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज में हमें यूरेनियम के कोई रिजर्व्स मिले तो वो रिसोर्स ज्योग्राफी में वहाँ से कनेक्शन मिलता है उसका। ठीक है, तो वहाँ से हम तैयार कर सकते हैं। इसके बाद एंशिएंट मिडिवल कल्चर के लिए सी इंडियाज एंशिएंट पार्ट बाय RS शर्मा, सतीश चंद्र, ये मिडिवल एज के लिए, और नितिन सिंघानिया, दिस इज फॉर कल्चर। ठीक है, तो यहाँ से आप GS1 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। 20 डेज में ये प्रिपेयर हो जाएगा, 30 डेज में ये बुक्स कवर हो जाएंगी ज्योग्राफी की, राइट। सोसाइटी जो है, सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, एंड टू बी ऑनेस्ट इनफैक्ट आप 10-15 दिन में भी सोसाइटी को कर सकते हैं, एंड प्री के बाद भी इसको टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट जो सोसाइटी में है ना, जैसे सेक्युलरिज्म, ग्लोबलाइजेशन, राइट, एंड कम्युनलिज्म, ये GS2 में भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, एंड GS3 में सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, वहाँ पर भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है। GS2 की अगर मैं बात करूँ तो अगेन पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैंने इधर ना वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जैन एंड माथुर की बुक आती है, मुझे वो अच्छी लगती है, बट दैट इज वेरी बल्कि, तो बहुत सिलेक्टिव रीडिंग उसकी करनी है, जैन एंड माथुर की। ठीक है, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए अगेन सोनाली बंसल, वो पतली बुक है, टू दी पॉइंट बात करती है, और जितना एग्जाम में मार्क्स आते हैं
क्वेश्चंस के उस हिसाब से वो अच्छी बुक है, ठीक है। बाकी इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्र वो भी पढ़ सकते हैं। ये एनसीईआरटी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस ये हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस की भी काफ़ी इनसाइट्स देती है, और इसी के साथ साथ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का काफ़ी कंपोनेंट यहाँ पे कवर है, तो GS2 में भी इसका काम आता है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स हमें इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बेसिक बैकग्राउंड बता देती है, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स और उन सारी चीज़ों के बारे में, सॉल्ट ट्रीटी, स्टार्ट ट्रीटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाती हैं, राइट। इसी के साथ पॉलिटिकल थ्योरी में यही कंसेप्चुअल चीज़ें, कंसेप्चुअल बातें हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, या तो इसको पढ़ लो, या फिर अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो और वो समझ आ रही है तो यहाँ से भी काम बन जाएगा। पर मैं सलाह दूंगा कि अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से काफ़ी देर से डिस्कनेक्ट है, तो आप यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, यहाँ से आपकी बहुत सही से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस लक्ष्मीकांत इज़ वेरी क्रूशल। लक्ष्मीकांत प्लीज़ ले लीजिए, लक्ष्मीकांत की सीरीज़ को स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर भी कवर किया जा रहा है, तो वहाँ से भी आप बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लक्ष्मीकांत को नहीं छोड़ना, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स पॉलिटी सेक्शन स्टडी IQ की मैगजीन में ये कवर किया जाता है, तो दैट इज़ क्वाइट यूजफुल। नाउ GS2 की ये बात होगी, ठीक है। और करंट अफेयर्स में बेसिकली जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऐसा नहीं कोई स्टैटिक बुक नहीं है। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक ले आओ, आर यू किडिंग मी? इंटरनेशनल रिलेशंस की क्या बुक होगी यार? डू यू थिंक इंटरनेशनल रिलेशंस ये स्टैग्नेंट टॉपिक है? ये स्टैग्नेंट टॉपिक नहीं है, डायनामिक है। इसके बेसिक्स आपके NCERT से कवर हो जाते हैं। इट्स सच अ डायनामिक टॉपिक कि यहाँ पे सवाल करंट अफेयर्स के बेसिस पे आएगा, और इंटरनेशनल रिलेशंस को अगर सही से कवर करना है, लिमिटेड टाइम में, ठीक है, समय है ही नहीं आपके पास, 250 दिन है ओवरऑल और 150 डेज में कोर कंपोनेंट कंप्लीट करने हैं, तो वहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस मंथली मैगजीन से आप करेंगे, मंथली जो डेवलपमेंट चल रही हैं वो करेंगे। मेरी इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज में इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छे से कवर किए जाते हैं, जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे एक मुद्दे को हम क्या करते हैं 360 डिग्री एनालिसिस से कवर करते हैं उसको, चाहे वो सेमीकंडक्टर का मुद्दा हो, चाहे वो जेट इंजन या जेट टेक्नोलॉजी का मुद्दा हो, ठीक है, या फिर कोई और रिजर्व्स का, इंडिया कहाँ कहाँ जा रहा है, G20 की प्रेसिडेंसी, इसका मुद्दा हो, राइट। तो इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर से अच्छे से कवर हो जाएंगे। GS3 बहुत डायनामिक टॉपिक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट आपका इकोनॉमी है, विच इज ऑल्सो द कोर कॉम्पोनेंट, तो उसके लिए NCERTs दे आर मस्ट, ठीक है। अब NCERT में देखो 11th-12th की बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, उसमें आता है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिया, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें जाने की जरूरत नहीं है, UPSC में इतने सवाल नहीं आते। टेस्ट सीरीज में देखो दोस्तों मिल जाएंगे आपको, वो पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए बनाए जाते हैं ये, पर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। उसके बाद 9th-10th की बुक्स जो हैं बहुत ही बेसिक हैं यार, इसमें इतना कुछ खास फायदा नहीं होगा। फिर स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमी, यहाँ पर भी आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया। तो बेसिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के बाद आप नितिन सिंघानिया को अगर करेंगे तो इकोनॉमी अच्छे से कवर हो जाएगा। एंड येस ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स जरूर कवर कीजिएगा। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अशोक कुमार द्वारा लिखी गई चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये एक बहुत अच्छी बुक है, इसको पढ़ सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एनसीईआरटीज, ठीक है, या फिर आप ज्योग्राफी को भी जब अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी डिजास्टर मैनेजमेंट की कई कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, ठीक है, बेसिक्स वहाँ पे अच्छे से कवर हो जाते हैं, राइट। एंड एनवायरमेंट के लिए अगेन, एनवायरमेंट के लिए यू कैन फॉलो शंकर IAS, ठीक है, एनवायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो शंकर IAS की एनवायरमेंट की एक बुक आती है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से एनवायरमेंट को कंपाइल करके रखा गया है, सो इट्स रियली रियली गुड बुक। या फिर इससे भी अच्छी बुक्स हैं स्टडी IQ की, ठीक है, बताता हूँ स्टडी IQ की बुक्स के बारे में बताता हूँ। अब देखो यार, यहाँ पर ना आप कह रहे हो कि सर मॉडर्न इंडिया की 3 बुक्स आपने बता दी और कह रहे हो 20 दिन में कवर कर लें, कैसे करें? तो स्टडी IQ बुक यहाँ पे हेल्प कर सकती है। इन तीनों बुक के बेस्ट फीचर्स और जिस बुक में जो टॉपिक सबसे सही तरीके से कवर किया गया है उससे इंस्पायर होकर हमने अपनी बुक्स बनाई हैं, तो दैट कैन हेल्प यू कवर मॉडर्न इंडिया इन 20 डेज। सिमिलरली ज्योग्राफी की अमेजिंग बुक है, ठीक है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी आप ले सकते हैं या हमारी ऐप या वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगी। तो ज्योग्राफी को इतने सारी बुक्स पढ़ने के बजाय एक जगह पे एक सोर्स हमने अपनी बुक में दे दिया, वहाँ पे जितना दिया गया दैट्स सफिशिएंट, उसको अच्छे से कवर करो। लेकिन सफिशिएंट नहीं, नेसेसरी है, उसके बियॉन्ड भी जाना पड़ता है, वो भी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो GS 1 2 3 सिमिलरली इकोनॉमी की भी हमारी बुक है, दैट इज़ रियली गुड, राइट। पॉलिटी की बुक आती है, इवन दैट इज़ रियली गुड, राइट। सोसाइटी की एंड कल्चर की बुक आती है, इवन दैट इज गुड, राइट। GS 4 में मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि एथिक्स की बुक लेक्सिकॉन आती है बाय क्रॉनिकल पब्लिकेशंस, दिस इज क्वाइट अ गुड बुक, और इसको आप करंट अफेयर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, आपका बेस तैयार हो जाएगा एथिक्स का। लेकिन हमें एग्जाम अगर क्लियर करना है तो बुक्स के बाहर आना पड़ता है, ये सच्चाई है।
आप में से ज़्यादातर बच्चे, उनको क्या लगता है कि हम स्कूल में हैं, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, ऐसे टाई लगा के हम यूनिफॉर्म में, ठीक है, स्कूल जा रहे हैं, या फिर हम कॉलेज में हैं और एक बुक हम पढ़ रहे हैं, उसी बुक में से सब कुछ आएगा। ऐसा नहीं है। बात है टॉपिक्स की, बुक में से नहीं। सवाल टॉपिक्स या सवाल इश्यूज के ऊपर आता है। दिस इज द कैच। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो बुक्स से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, और वो टेस्ट सीरीज नहीं है, वो है आपकी समझ कि टॉपिक क्या है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स कौन से हैं। मॉडर्न इंडिया में फॉर एग्जांपल 39 चैप्टर्स होंगे टोटल, बिपिन चंद्र में। सोनाली बंसल में भी सिमिलरली बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, लेकिन उनमें से कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं? क्या एक चैप्टर को एक पेज में मैं समराइज कर सकता हूं जो मेरे लिए एग्जाम रेलिवेंट हो? आप क्यों करोगे? आप क्यों करोगे? आपको तो सब कुछ करना है जी, एवरीथिंग अंडर द सन यू वांट टू नो। तो फिर एक साल नहीं, आप पंचवर्षीय योजना बना के चलिए यूपीएससी की। तो वो नहीं करना हमने। हमने बिल्कुल प्रिसाइज तैयारी करनी है, एंड प्रिसाइज तैयारी करने वाले ही एग्जाम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इन 39 चैप्टर्स में जब ये क्लैरिटी है कि टॉपिक्स या इश्यूज कौन से हैं, तो उनको 20 या 15 दिन में भी किया जा सकता है, ठीक है। ईपीएफओ के क्रैश कोर्स में 15 दिन में किया हुआ है हमने मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट, राइट। तो ये टॉपिक्स एंड इशू की क्लैरिटी होना जरूरी है कि मान लो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूं या चलो इकोनॉमी पढ़ रहा हूं, इकोनॉमी में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है? इन्फ्लेशन। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर क्या है? फिस्कल पॉलिसी। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें एनडीपी एंड नेशनल इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, एनडीपी वगैरह ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। इनका सार अगर पता लग गया तो पूरे के ये सारे टॉपिक्स आप एक दिन में 7 घंटे देना तो ये कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन हम ध्यान नहीं देते, हम फैलते हैं। क्यों फैलते हैं? क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने जब आपको बताया कि पॉलिटी की बुक को मैंने 5 दिन में कंप्लीट कर लिया, वो कैसे हो पाई? और उसकी वजह से प्री क्लियर हुए, नॉट वंस ट्वाइस। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि एक्सपीरियंस था। थप्पड़ खाए हुए हैं यूपीएससी से, तब जाके ये तजर्बा आया कि नहीं, कोर कंपोनेंट्स होते हैं, कोर कंपोनेंट्स के कोर टॉपिक्स होते हैं, उन कोर टॉपिक्स में से कोर बातें निकालनी होती हैं, वहां से बात बनती है। इस तरीके से करना है। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, देखो उनको थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है कि आपको तजर्बे की कमी की वजह से समस्या थोड़ी सी आ सकती है। अब यहां पे स्टडी आईक्यू आपका मदद कर सकता है। कैसे मदद करेगा? कि इधर बेसिकली हमने एक बैच स्टार्ट किया है विच इज नोन एज P2I बैच। P2I का बेसिकली मतलब है कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, P फॉर प्रीलिम्स, I फॉर इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स टू इंटरव्यू क्या? ठीक है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू गुलाब जामुन खाएंगे? नहीं। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का मतलब है कि प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक इस बैच में आपकी हर स्टेज का ध्यान रखा जाएगा। इसकी शुरुआत हो जाती है फाउंडेशन तैयार करने से, ठीक है। इसकी शुरुआत फाउंडेशन तैयार करने से हो जाती है। फाउंडेशन में हम क्या करते हैं कि यही जो बिग 4-5 सब्जेक्ट्स है ना, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स 1 2 3 4, द बिग 4, इनको हम आपका बेस तैयार कर देते हैं। एंड इवन एथिक्स का भी एक रॉ स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो जाता है आपका, ठीक है। एथिक्स का क्या होता है? रॉ स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाता है। तो अब से लेके अगर आप 11 अगस्त जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 11 अगस्त, अगर इस बैच में आप एनरोल करते हो तो बाय द टाइम यू रीच February, यानी नोटिफिकेशन आने से पहले आपका एक कोर सबसे इंपॉर्टेंट बेस तैयार होगा, राइट। लेकिन क्या इस बेस से प्री क्लियर हो जाएगा? नहीं, प्री इससे क्लियर नहीं होगा। प्री क्लियर होता है आपके स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी से। आपने जो भी पढ़ा उसको कंसोलिडेट करो ताकि एमसीक्यू सॉल्व हो सके। तो February ऑनवर्ड्स टिल योर एग्जाम हम आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी में इंक्लूडेड रहेगा क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में अब आप पूछोगे क्या करेंगे, तो देखो इसमें मैंने आपको बताया ना कि SNT एंड एटसेट्रा ये सारी चीजें थोड़ी सी नहीं थी, तो उसमें SNT कवर होगा, IR को कंसोलिडेट किया जाएगा, ये जो बिग 4 हैं इनकी बिल्कुल निचोड़ निकाल के कि इसमें से सवाल आ सकता है, ये जरूर क्लैरिटी रखो और एक ब्रॉड क्लैरिटी रख के जाना है। जो बच्चा, जो एस्पिरेंट ये सोच के चलेगा कि मैं सब कुछ पढ़ के जाऊंगा और उस पढ़ में से आएगा मैं वो सॉल्व करूंगा, वो दिक्कत में है। आपने ये क्लैरिटी लेनी है, कंसोलिडेशन करनी है अपनी कॉमन सेंस को इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि ऐसा होगा कि जो आप पढ़ के गए हैं उस टॉपिक में से क्वेश्चन आया, आपसे नहीं हुआ। ऑन दी अदर हैंड ये भी होगा कि जो आप पढ़ के नहीं गए उसमें से टॉपिक आया, वो निकल गया क्वेश्चन और इजीली सॉल्व कर लिया आपने। लेकिन वैसी समझ कैसे आएगी? पढ़ाई करके। तो पढ़ाई का ऑल्टरनेट कोई नहीं है, लेकिन दिमाग को ब्रॉड करने की जरूरत है।
हॉराइजन्स को ब्रॉड करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स में ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी लाइव क्लासेस के थ्रू। आपको ट्रिक्स वगैरह बताई जाएंगी कि कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, रट्टा अगर लगाना है, अगर लगाना भी कुछ चीजों का रट्टा लगाना जरूरी होता है तो वो कैसे लगा सकते हैं। मैं तो अपनी नॉर्मल फाउंडेशन क्लासेस में भी बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम। साहस सीरीज में भी आपने बहुत देखा होगा कि सर बहुत ज्यादा तिगड़म वगैरह लगाते रहते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स में ये होगा, यहाँ पर आपको इसके लिए बुक्स दी जाएंगी। ठीक है, इनफैक्ट फाउंडेशन के समय पर भी आपको बुक्स दी जाएंगी, जहां पर अलग अलग बुक्स में ऐसे भटकने की बजाय आप स्टडी आईक्यू की बुक्स को अच्छे से पढ़ो। उन बुक्स में सारी चीजें कवर हो रही हैं, कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। उस बुक को अगर सही से फॉलो करोगे, क्लासेस को सही से लगाओगे, वो कंपोनेंट बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर हो सकता है आपका। बट वही है, हमने 10 बुक्स ले आएंगे, करेंगे एक भी नहीं, और फिर कहेंगे कि हमारा तैयारी नहीं हो रही जी। एक बुक लो, उसको अच्छे से करो, बार बार पढ़ो। लक्ष्मीकांत 5 दिन में, कैन यू इमेजिन, हाउ इज इट पॉसिबल? आप कह रहे होगे कि सर ऐसे फेंक रहे हैं, नहीं फेंक रहा भाई। आप एक बार 2-3 बार रिवाइज करो, अभी आपकी रिवीजन करवा दूंगा लक्ष्मीकांत की 5 दिन में, 6 घंटे एवरी डे, 5 डेज, लक्ष्मीकांत डन। ठीक है, तो ये हो सकता है, इट इज वेरी मच पॉसिबल। सो दोस्तों, यहाँ पे बुक्स हमारी जो हैं उसको फॉलो करो, उसके साथ क्लासेस में जो बता रहे हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करो। क्रक्स में कुछ पॉइंट्स आएंगे, वो क्या होगा कि क्लासेस आपने लगा ली, बुक्स में थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग ले ली, वीकेंड पे उस क्रक्स को पढ़ के आपका सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस बैच में आपको हैंड रिटन नोट्स हम खुद दे रहे हैं, फ्लो चार्ट्स वगैरह सब हम खुद बना के दे रहे हैं, तो आपका उसमें भी टाइम काफी बच जाएगा। हैंड रिटन नोट्स जिसके बनाने वो क्लास में बता दिया जाएगा कि किन चीजों के आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा है। क्रैश कोर्स के समय पर यहां पर आपको टेस्ट सीरीज साथ में दी जाएगी, क्योंकि जितना मर्जी पढ़ लो, एग्जामिनर ने ये नहीं पूछना कितने घंटे पढ़ते थे, कहां से पढ़ते थे, उसने कहना कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इसका कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है गुड, नहीं हो रहा आउट, ट्राई नेक्स्ट ईयर। साफ साफ सी बात है यार। ठीक है, तो इसमें 3 लैंग्वेजेस में हम ये कोर्स दे रहे हैं, इंग्लिश एंड हिंदी। डिस्क्रिप्शन में आपके पास इसका लिंक है, साइट पर जाओगे तो इसका प्राइस जो है ना वहां पे 45,000 है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, CS लाइव आपको कोड यूज करना है। इस कोड को यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और इतना ही नहीं, आपको एक बात बता दूं कि इन 150 डेज में ना, हम अगर फुल टाइम तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो मैं सलाह दूंगा कि इन 150 डेज में आप ऑप्शनल भी प्रिपेयर कर लो। इन 150 डेज में आपका 60 to 70% ऑप्शनल तैयार हो सकता है, और रिमेनिंग आप 30 to 40% प्री के बाद भी मैनेज हो जाता है। ठीक है, अटेम्प्ट जरूर करना है 2024 का। यू नेवर नो यार, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग 3-3 सालों से ट्राई कर रहे हैं, उनका प्री नहीं निकलता, और ऐसा भी होता है कि पहली अटेम्प्ट में किसी ने दिया, निकल गया, और उसके बाद उसका ऑप्शनल तैयार नहीं है। ऑप्शनल में देखो कितने मार्क्स हैं ऑप्शनल के कितने मार्क्स हैं? 500 नंबर है ऑप्शनल के, 500 नंबर ऑप्शनल के, 250 नंबर एथिक्स के, 250 नंबर एसए के। ठीक है, अगर इनको आपने संभाल लिया तो 1000 नंबर आप इंश्योर कर रहे हो अपने, और ये आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। तो ऑप्शनल में आपको एक बेनिफिट है, CS लाइव कोड यूज जब करोगे ऐप के थ्रू, जब आप ऐड करोगे ऑप्शनल को, P2I को, ठीक है, उसमें बाय नाउ पर जब जाओगे, कोड लगा दिया CS लाइव, उसमें आपके पास ऑप्शन होगी ऑप्शनल ऐड करने की। तो PSIR, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथ्स, एंथ्रोपोलॉजी, राइट, हिंदी साहित्य भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं एज एन ऑप्शनल, एंड फिलोसफी, ये ऑप्शनल हम ऑफर कर रहे हैं। तो हमारे पास काफ़ी लिस्ट है, वो आप देख सकते हैं। जो भी ऑप्शनल आप ऐड करेंगे, तो यूजुअली क्या है कि ऑप्शनल की वैल्यू होती है हमारी 20,500। CS लाइव, ठीक है, यही कोड, CS लाइव कोड से 20,500 का कोर्स आपको 15,999 में मिल जाएगा, यानी कि 16,000 का। लेकिन आप P2I के साथ लोगे तो यहाँ पे और फायदा है आपको, यहाँ पर 16 के बजाय आपको सिर्फ 12,999 यानी कि 13,000 देने पड़ेंगे। तो मतलब P2I प्लस वो लोगे तो एक्स्ट्रा फायदा है, तो 43,000 में आप पूरा का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों, दिस कोर्स इज रियली अमेजिंग। ठीक है, इसके फीचर्स में आपको बताऊं, आपके घर पर बुक्स डिलीवर कर दी जाएंगी, और अगर जल्दी एनरोल कर लोगे तो आपकी पहली क्लास के स्टार्टिंग से पहले पहला सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें अराउंड 5 बुक्स होंगी, 5 to 6 बुक्स आपके पास होंगी कोर सब्जेक्ट्स की, ये आपको मिल जाएंगी। तो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले भी आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ लाइव क्लासेस होंगी जिसमें डाउट भी पूछे जा सकते हैं, वो रिजॉल्व होंगे। ठीक है, फिर मेंटरशिप में आपको कोई टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, या बुक्स कैसे पढूं वो नहीं समझ आ रहा, तो ये मेंटर्स आपको गाइडेंस देते हैं। ठीक है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर किया जाएगा, एंड इनके साथ कोऑर्डिनेट करके आप सही समय पर इनको कॉल करके अपने रिजॉल्व करवा सकते हैं जो भी इश्यूज हैं। वीकली टेस्ट इसमें रहेंगे। एक हफ्ते में हम क्या कर रहे हैं, एक हम स्टैटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, और एक करंट अफेयर्स का भी हम कंपोनेंट डेली 1-1 घंटे की करंट अफेयर क्लासेस भी देते हैं। इसको हम कहते हैं करंट अफेयर प्रोग्राम। इसमें आपको वीडियोस भी मिलेगी, और इसमें यानी कि लेक्चर मिलेगा, और साथ में PDF क्रक्स मिलेगा। ठीक है, तो एक हफ्ते में काफी कुछ आपने कर लिया।
आगे बढ़ते गए, ठीक है। तो पंजाबी में कहते हैं अग्गा दौड़ते पीछा छोड़, ये नहीं करना हमने कि आगे भागते गए पीछे का पीछे छोड़ दिया, नहीं। एक हफ्ते के बाद आप रिवाइज करेंगे, रिवीजन करके जब टेस्ट देंगे, टेस्ट में होंगी गलतियां, उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ना है। और ये बात आप भी मानते हो दोस्तों कि देखो, जब भी एग्जाम दोगे ना, आप वापस जब निकलोगे, तो जिन क्वेश्चंस को लेके आप 100% श्योर हो ना कि ये तो मेरा सही होगा, वो याद ही नहीं रहता। क्वेश्चन क्वेश्चन कौन से याद रहते हैं? जो चांसेस हैं गलत होने के। तो टेस्ट में भी जो गलतियां होंगी, उससे आपको वो कॉन्सेप्ट और क्लियर होने का एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो यहाँ पे ये फायदा है। प्रीलिम्स में क्रैश कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगी। प्रीलिम्स की बुक्स दोस्तों अलग होगी, ठीक है। यहाँ पे 5-6 बुक्स का इमीडिएटली हम डिस्पैच कर देते हैं जैसे ही आप एनरोल करते हैं। उसके बाद ग्रेजुअली दूसरे सेट आते रहते हैं। प्रीलिम्स की बुक्स अलग होंगी, इनको हम SIP बुक्स कहते हैं। इसमें क्या है कि एक ही पेज में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम एंड टेबल्स के थ्रू आपको कन्वे करने की कोशिश की जाती है। ये आपको फायदा मिलता है यहाँ पे, ठीक है। यू गेट दिस एडवांटेज, जिससे कि कम समय में मैक्सिमम आप कवर कर सकें। टेस्ट सीरीज से आपको एडवांटेज मिलती है कि प्रैक्टिस हो जाती है, और वीडियो सोल्यूशन से समझ लग जाता है कि कौन से ट्रैप्स आप एग्जाम में भी फेस कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी एक क्वेश्चन में कई बार डाउट आ जाता है, तो वो डाउट रिजॉल्व हो जाता है जब आप वीडियो सोल्यूशंस को देखेंगे, और सोल्यूशन के PDF भी मिलेंगे। तो अगर वीडियो सोल्यूशन नहीं देखी जाती, टाइम बचाना है, आप PDF देख लो, ये भी फायदा है। मेंस में अब देखो, ध्यान से सुनना, मेंस में ना एक एडवांटेज है। देखो, अगर आप दिल्ली में आके तैयारी करते हैं, तो वहां पे एक रूम का, एक महीने का डिसेंट रूम का खर्चा 18,000 है, ठीक है। चलो मान लो कि आपने कहीं से जुगाड़ लगा के 12,000 का रूम ले लिया। मेंस 3 महीने की तैयारी होती है, 12,300 बताओ कितना होता है? 12,300 36,000, 36,000 आपके रूम का खर्चा है। और खाने पीने का खर्चा 5,000 आपके फूड एक्सपेंडिचर है। 3 महीने रह रहे हो, 15,000 जोड़ दो इसमें। वाईफाई भी लोगे, ठीक है, 1,000 रुपए वाईफाई के, 3,000 जोड़ दो इसमें। फोटो सेट वगैरह वो तो चलो रहता है। अब इसमें बेसिक कॉस्ट देखो आपकी कितनी बन रही है। इसमें बेसिक कॉस्ट बन रही है आपकी 53,864 एंड दिस इज 54,000 सिर्फ रहने का खर्चा। लेकिन अगर आप P2I के स्टूडेंट हैं और आपने प्री क्लियर किया है, तो दिल्ली NCR में आप हमारी फैसिलिटी में रह सकते हैं, और इसके लिए आपको कितना किराया देना पड़ेगा? 0, nil, 0. Study IQ will bear all the expenses if you have cleared the prelims and you are a student of P2I. और आपका बोर्डिंग, लॉजिंग एंड फूड फैसिलिटी ये हम बेयर करेंगे। तो आपका खर्चा सिर्फ कुछ है ही नहीं, आराम से पढ़ाई करनी है आपको। एंड मेंस के समय पर देखो यार दोस्तों, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेंस के समय पर काश कोई एक सामने बैठा हुआ इंसान होता, तो मैं आंसर लिखता, मुझे कोई डाउट आता कि सर मुझे लिखना नहीं आ रहा या मैं रिकॉल नहीं कर पाता, वो टिप्स बताते। उसके बाद मेंस में क्या है कि हमने ना 3-to-1 अप्रोच फॉलो करनी है। इसका मतलब क्या है? 3 है आपके 3 दिन इश्यूज की डिस्कशन होगी। हर पूरे के पूरे सिलेबस को हम टॉपिक्स में डिवाइड कर देंगे, इंक्लूडिंग स्टैटिक एंड करंट, बोथ टॉपिक्स में डिवाइड हो गया। 3 दिन आपकी उन टॉपिक्स को कवर करने की क्लासेस चलेंगी, 360 डिग्री के एंगल से करेंगे, ठीक है। और टॉपिक्स वो जिसकी सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की। 2 दिन आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, यानी कि आपके शॉर्ट टेस्ट होंगे। 1 दिन करंट अफेयर सेशन हम लेंगे, ठीक है। और वीकेंड पे कोई टेस्ट हो सकता है। ऑन टॉप ऑफ इट टेस्ट सीरीज अलग से है, जिसमें 8+ टेस्ट है, ठीक है। सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट दोनों यहां पर मौजूद हैं। तो यहां पर आपको टाइमली वैल्यूएशन होगी, टाइमली फीडबैक मिलेगा। मेंस में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। और इंटरव्यू के समय पर डैफ में, सर जी कॉलेज में एक बार सप्ली लग गई थी, क्या करूं, बोर्ड के सामने क्या बोलूंगा, जो सब्जेक्ट किया था वो ऑप्शनल नहीं लिया, क्या जवाब दूं, ऊट पटांग सुना है कि बोर्ड में सवाल पूछ लिए जाते हैं, कैसे जवाब दूं। ये सारी गाइडेंस भी मिलेगी। और यहाँ पे हमारे साथ सीनियर, ठीक है, एंड रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी गाइडेंस के थ्रू आपको पता लगेगा कि हाउ टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन द एग्जाम, इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। तो ये एक फुल फ्लेज कोर्स है, इसलिए इसको P2I कहा जा रहा है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, राइट। सो यूज द कोड CS Live, और वेबसाइट पर जाकर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। लिंक मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। एंड यस, डू सब्सक्राइब टू माय इंडियन एक्सप्रेस सीरीज। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस सीरीज में करंट अफेयर्स को जिस तरीके से कवर किया जाता है, दिस इज जस्ट लाइक रेवोल्यूशनरी, ठीक है। यहाँ पर इस सीरीज में हम बियॉन्ड न्यूज़पेपर जाते हैं। न्यूज़पेपर, बहुत से लोगों का ना एक डाउट होता है कि सर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, सीधी बात, डिबेट ओवर, इंडियन एक्सप्रेस, दैट्स इट, खत्म, टाटा बाय बाय। और ये याद रखना कि सवाल न्यूज़पेपर में से नहीं आएगा, सवाल मुद्दे पर आते हैं, अभी मैंने बताया, ठीक है। अब इंडियन एक्सप्रेस में क्यों कह रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस में ना मुद्दे को, इशू को कवर अच्छा किया जाता है, इसलिए ये पढ़ो। लेकिन क्या इसको पढ़ने से हो जाएगी बात? नहीं बनेगी, इसके बाद भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है? थर्ड आई एंगल से इश्यूज को समझना पड़ता है। जैसे कि राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर सवाल बना,
ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थी, ये न्यूज़पेपर में आई नहीं, कहाँ से कवर होंगी, मेरे सेशन से। तो इंडियन एक्सप्रेस सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करना, इसकी कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं, आपको अपने आप क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे हम डेली बेसिस पे इनको कवर कर रहे हैं, एंड यू विल रियली बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम इट। ठीक है, एंड इसी के साथ मॉडर्न हिस्ट्री की जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो हमारी साहस सीरीज को, ठीक है, मेरी साहस सीरीज है, उसमें अराउंड 15 लेक्चर्स अभी मौजूद हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारी स्टडी IQ की ही बुक है, उसको मैंने यहाँ पे कवर किया है, लेकिन इस बुक के बियॉन्ड गया हूँ मैं, और मेरी आदत है, मैं P2I में भी बियॉन्ड जाता हूँ। ठीक है, बस अब फर्क ये है कि यार क्योंकि मेरी प्रायोरिटी पेड स्टूडेंट्स रहेंगे, स्टडी IQ में उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने ट्रस्ट किया हम पर, तो वो क्लासेस अनइंटरप्टेड चलते रहनी चाहिए। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू टू माई एंगेजमेंट देयर, साहस सीरीज थोड़ा सा बीच में पॉज कभी कभी करनी पड़ जाती है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि ये कंटिन्यू रहे, रेगुलर रहे, ताकि जो बच्चे खुद तैयारी कर रहे हैं, दे आर सिटिंग एट होम एंड स्टडिंग, दैट इज व्हाट साहस स्टैंड्स फॉर, सिटिंग एट होम एंड स्टडिंग। तो उसके लिए बहुत साहस चाहिए, तो दैट इज उनके लिए ये साहस सीरीज। लेकिन अगर आप घर बैठ के आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए P2I में जरूर एनरोल करें एंड यूज द कोड CS Live फॉर द डिस्काउंट। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फायदा आप ही का, इसमें कुछ पैसे बचेंगे इसमें। ठीक है, तो इस सीरीज से भी फायदा ले सकते हैं, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ और डाउट है तो टेलीग्राम पे ना ये हैंडल है मेरा, HELLCHANDAN, ये मेरा हैंडल है, यहाँ पे पर्सनल मैसेज आप मुझे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ चंदन लर्निंग, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, चंदन लर्निंग ये मेरा चैनल है। ठीक है, ये CS Live ग्रुप इसका नाम मिलेगा आपको। ठीक है, फोटो लगी होगी मेरी P2I के लेटेस्ट बैच की इन्फॉर्मेशन के साथ वो प्रोफाइल पिक्चर है, ताकि सबको पता रहे कि बैच कब स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो सी यू सून। 11 अगस्त में बैच स्टार्ट है, 8 बजे सुबह की क्लासेस रहेंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एनरोल कीजिए, एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।